इन सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाई तो फिर क्या चलाई यार। ओह माय गॉड, क्या व्यू है यार। ओह माय गुडनेस, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट, सुपर। क्या बात है यार, क्या बात है। एप्पल्स एंड ट्रैकर के सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल में। सुबह का समय है और मैं हूं इस वक्त केलोंग में। केलोंग हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में से एक था, लेकिन मनाली के यहाँ अटल टनल के खुल जाने के बाद टूरिज्म की दृष्टि से ये वाला क्षेत्र खूब फल फूल रहा है, क्योंकि यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का जो केंद्र है वो है कारतंग मोनेस्ट्री, जो कि आप देख रहे हैं। तो आज सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं कारतंग मोनेस्ट्री। सुबह का समय है तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा आगे तक वॉक करके आऊँ, इसी बहाने केलोंग मार्केट का भी पता चल जाएगा। तो पूरी मार्केट इस वक्त खाली है और सारी दुकानें बंद है। बस सड़क पे इस वक्त मैं ही चला हुआ हूँ। आप अगर किसी शहर में रहते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके से आप परेशान हो चुके हैं, शोरगुल से आप दूर जाना चाहते हैं, थोड़ा पीस ऑफ माइंड फील करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के इलाके पे आ सकते हैं। तो चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ धूप वाले इलाके में। तो सामने मुझे सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। ओम जय सूर्यदेव नमः नमः। तो सूर्यदेव के दर्शन मुझे हो गए और अब काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं वो अल्टीमेट हैं। ओह माय गॉड, माय गुडनेस, ये कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। वहाँ लोग बसे हुए हैं पहाड़ों के नीचे, ऊपर बर्फ के पहाड़। ओह माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। यहाँ पर रह जाता है कारतंग गोम्पा, जिसे कारतंग मोनेस्ट्री भी आप बोल सकते हैं। तो मुझे जाना है अब वहाँ। पहले मैंने सोचा कि कारतंग मोनेस्ट्री तक मुझे ट्रैक करना होगा, लेकिन किसी स्थानीय युवक से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ मोनेस्ट्री तक गाड़ियाँ जाती है, तो फिर गाड़ी लेकर जाना ही सही रहेगा। अदरवाइज़ मैं ट्रैक करने वाला था। सड़कें छोटी लग रही है, टाइट सी, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग का मज़ा भी लिया जाए। पहले पहुंचता हूँ गाड़ी के पास। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर रखी है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंड थी तो गाड़ी पे ओस जमा हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि गाड़ियाँ एकदम स्टार्ट करके चलाना नहीं होता है। 10 या 15 मिनट गाड़ी को गर्म करो, फिर निकलो आगे की ओर। हाथों में ठंड लग रहे हैं। रात काफ़ी ठंड थी यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर हाइट में स्नोफॉल हो रखे हैं, इस करके हाथों में ठंड लग रही है। हाथ सुन हो गए। जहाँ पर जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद हो सकता है कि वहाँ काफ़ी गर्मी हो, लेकिन यहाँ हाथ के बुरा हो गए, ठंड लग रहे हैं, हाथ ठंडे हो गए। तो जल्दी से पहुँचते हैं गाड़ी के पास, करते हैं गाड़ी स्टार्ट, फिर निकलते हैं यहाँ से।
फाइनली मैं कारतंग मोनेस्ट्री पहुंच चुका हूं और यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहे हैं ना वो नेक्स्ट लेवल के हैं हर कुछ ही। तो सबसे पहले करते हैं मोनेस्ट्री के दर्शन, उसके बाद फिर मैं घुमाऊंगा आसपास के नज़ारों पर कैमरा। सचमुच मैं इस वक्त काफ़ी हाइट पे आ चुका हूँ। जैसे उस वक्त मैंने बताया था आपको, नीचे से दिखाया था बर्फीला पहाड़, उस पहाड़ के नीचे हूँ मैं इस वक्त। और सबसे पहले करते हैं मोनेस्ट्री के दर्शन। तो एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ से होगा। मोनेस्ट्री की तरफ जाएँ तो जाएँ कहाँ से, रास्ता का एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है कि रास्ता कहाँ से है। शायद यहाँ से लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि रास्ता कहाँ से होगा। तो चलो, अगर कोई मिलता है तो पूछते पूछाते पहुँच जाएंगे। तो कुछ मकान यहाँ पर हैं ट्रेडिशनल टाइप के, और कुछ अब आरसीसी टाइप के मकान बना दिए गए हैं, जैसे होता है ईंट पत्थर का, तो वो मकान यहाँ बनाए गए हैं। पत्थर तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन ईंट का जो मकान है, ईंट शायद ईंट लगाकर मकान बनाना तो शायद यहाँ के लिए इतना सूटेबल नहीं है लेक्चर। लेकिन चलो, फिर भी पुराने ज़माने में यहाँ पर इस तरह के मकान नहीं हुआ करते थे। ये जस्ट कुछ एक साल पहले बनाए गए होंगे। अदरवाइज़ यहाँ के जो मकान होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, उनकी छत भी मिट्टी के होते हैं, और उसके ऊपर घास टाइप का कुछ रखा हुआ होता है। स्पीति में कई बार आपने देखा होगा, इधर भी हैं, लेकिन क्या है कि दौर बदल चुका है और लोगों ने उन मकानों को तोड़कर आरसीसी के मकान बना दिए हैं इस तरह के। तो इस मोनेस्ट्री को कहते हैं कारतंग मोनेस्ट्री। कारतंग जस्ट किसी गांव का नाम है, तो कारतंग में ही है ये वाली प्राचीन मोनेस्ट्री। तो इस तरह से नाम पड़ा कारतंग मोनेस्ट्री। तो जब कभी कोई भी बुद्धिस्ट भाई बंधु केलांग की तरफ रुख करता है तो वो कारतंग मोनेस्ट्री आना बिल्कुल भी नहीं भूलते मेरी तरह। सो गाइस, ये है कारतंग मोनेस्ट्री। कारतंग मोनेस्ट्री की यहाँ से ही हमें नज़र आता है पूरा केलोंग। वहाँ नीचे ही कल रात में रुका हुआ था, और होटल था राजगुंदा केलोंग, वहाँ नीचे। तो कारतंग मोनेस्ट्री के दर्शन हो गए। यहाँ के लामा जी ने मुझे चाय पिलाए, कहते हैं चाय पिए बिगड़ मत जाना। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाए और कुछ बिस्किट स्नैक्स मेरे खिलाए। तो उनका शुक्रिया अदा करने के बाद अब मैं वापस निकला हूँ अपने गाड़ी की तरफ। वैसे यहाँ से ऊपर एक परिक्रमा बनता है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। काफ़ी टफ है, लेकिन चाहूँ तो मैं कर सकता था, लेकिन ऊपर चोटियों में काफ़ी बर्फ़ पड़ा हुआ था, इस करके मैं कर नहीं पाऊँगा। ये इन चोटियों से होकर ऊपर, यहाँ से ऊपर जाया जाता है। जिस परिक्रमा की मैं बात कर रहा था, पहाड़ों वाला परिक्रमा, उसका जो एक प्रॉपर जो है कि यहाँ पर एक साइन दिया गया है कि यहीं से ही वो शुरू होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है वे टू रिल्बुकोरा।
रिल्पू कोरा का जो साइन है यहाँ से ऊपर की ओर दिया गया है, तो यहाँ से ऊपर की ओर जाया जाता है एक परिक्रमा के लिए, पहाड़ों वाला परिक्रमा। तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि रिल्पू कोरा के यहाँ जाकर एक परिक्रमा करूँ, लेकिन क्या है कि ऊपर काफ़ी बर्फ़बारी हो रखी है, तो इस करके जाना पॉसिबल नहीं है। और शूज़ मेरे पास ये फ्लीट स्पोर्ट्स के, तो ये शूज़ काम नहीं करेंगे। यहाँ एक आवाज़ ही आ रही है, पानी की आवाज़। अच्छा, इसके अंदर पानी एंटर कर रहा है, तब आ रही है आवाज़ ऐसी। आवाज़ क्यों आ रही है? ये है ग्लेशियर का पानी, ग्लेशियर पिघल रहा है ऊपर से, तो उसी का पानी है ये। तो अब चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं और भी क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। कारतंग मोनेस्ट्री के यहाँ दर्शन कर लेने के बाद अब मैं आ चुका हूँ नेशनल हाईवे पे और जा रहा हूँ जिस्पा की तरफ। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूँ कि यही सड़क कनेक्ट करती है लद्दाख को। तो चलते चलते अचानक एक जगह पे मैं रुक गया हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे जो जंगल से नज़र आ रहे हैं, जो पेड़ हैं, ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। तो पहले ऊपर चलता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि ये कौन सा पेड़ है और मैं यहाँ क्यों रुका हूँ। स्पेशली जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, उनके लिए ये वाला जो पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। क्यों और किस लिए, ये मैं जस्ट अभी बताता हूँ आपको। पहले चढ़ते हैं ऊपर, यहाँ से निकलते हैं यू यू। ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, और यहाँ पर इन पेड़ों का पूरा एक जंगल है। बाप रे, पूरे एरिया में खुशबू आ रहा है। ये जो पेड़ है, इन पेड़ के शाखाओं से, ओह माय गॉड, इन पेड़ की शाखाओं से जो लोग बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, वो इनकी शाखाओं को सुखाकर धूप बत्ती के लिए यूज़ करते हैं। तिब्बतियन भाषा में इसे कहा जाता है संग, और किन्नौर की भाषा में, अपर किन्नौर के लोग इसे कहते हैं शुक्पा, और लोअर किन्नौर के लोग इसे कहते हैं शूटिंग। तो ये 3 नामों से जाना जाता है। और कहते हैं कि जैसे कई बार होता है गांव में 6-6 महीने के लिए हम अनाज रख लेते हैं, आटा चावल वगैरह। तो कई बार क्या होता है कि जब हम उसे यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें एक दीमक से लग जाती है, कीड़े से लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े। अगर इस चीज़ का गठरी बनाकर उनके बीच रखा जाए तो उनमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं, ऐसा माना जाता है, और ऐसा शायद मैंने देखा भी है। तो वैसे तो शहरों में भी इस तरह के पेड़ होते हैं, लेकिन उनमें इतनी प्यारी और भयंकर खुशबू नहीं होती है। जब कभी आपका यहाँ से जाना हुआ और आपके जानकार में कोई बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, तो उनके लिए कुछ एक शाखाएं यहाँ से तोड़कर जरूर ले जाएं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने शाखाएं तोड़ना है, ना कि पूरी टहनी तोड़नी है। पेड़ को डैमेज ना करें, ताकि अगली बार भी इस पर इस तरह से मतलब
छोटी छोटी शाखाएं इसकी निकल सके। ऐसा नहीं कि आप पूरे पेड़ काट के ले जाओ, तो ये कानूनन अपराध है। आप हरे पेड़ को नहीं काट सकते। हाँ, छोटी छोटी कलियाँ आप इस तरह से काट कर थैले में भर कर ले जा सकते हैं। जो भी आपके यार दोस्त होंगे, जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते होंगे, उन्हें अगर आप ये देंगे तो वो आपका बहुत ही शुक्रगुजार होगा। तो स्पेशली यही चीज़ दिखाने में नीचे से ऊपर चढ़ा हूँ। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। जब भी मुझे कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है तो मैं स्पेशली वहाँ रुक जाता हूँ। खुद तो देखता ही हूँ, साथ में आपको भी दिखाता हूँ। सो चलते हैं अब नीचे की ओर। और ये है नीचे नेशनल हाईवे। सामने से आती हुई कार देखो कितने प्यारा लग रहा है। मैं भी अभी जस्ट यहीं से आया था और मुझे भी अब यहीं से आगे की ओर जाना है, जहाँ से ये ऑल्टो जा रही है। बड़ी प्यारी लग रही है। खुला सड़क, छोटी सी गाड़ी, लॉन्ग ड्राइव। हैप्पी जर्नी। यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पानी, ग्लेशियर वाला ठंडा पानी जगह जगह मिलेंगे आपको। पानी भरपूर है जी, यहाँ खुला पानी है। आप चाहे तो गाड़ी धो सकते हैं। मेरी गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, मैं धोऊंगा, लेकिन पहले थारचा हो आता हूँ। थारचा को एक्सप्लोर करने के बाद फिर वापस किसी नदी नाले में अपनी गाड़ी वॉश करूँगा। फिर देखते हैं जो भी होता है। तो इस तरह का आलम है जी, चारों तरफ खुला वातावरण। और इस खुले वातावरण में मैं अकेला। खुली सड़क, खुला वातावरण और सीधी सड़क। खुली सड़क होने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम फ्री होकर चलें। सेंचुरी एरिया है। अचानक आपके मुंह के आगे जानवर आ सकते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स और भी कई तरह के यहाँ पर जानवर हैं, क्योंकि ये है सेंचुरी एरिया। आपकी जो नज़रें हैं वो दूर तक जानी चाहिए कि सामने क्या चीज़ है। और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि रात के वक्त इस रूट पे ड्राइव ना करें। आज फिर से वो गाना याद आ रहा है मुझे, जो 1 साल पहले मुझे शायद याद आया था। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली गटा रोक न ले। बस जब मैं इस तरह के सुहाने सफ़र पर निकलता हूँ तो ये जो गाना है पुराना, ये मेरे मन में, मेरे जहन में उतर से जाता है। फिर गुनगुनाने का मन करता है कि इन बहारों में अकेले ना फिरो। और सच मानो तो मैं अकेले ही फिरता हूँ। तो चलो आगे। सबसे पहले आएगा जिस्पा शायद पहुँचने वाला है। उसके बाद फिर आएगा थारचा। BRO वाले, इनको सलूट है जी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनको सलूट है। इनकी वजह से ये रोड हमेशा दुरुस्त रहते हैं 12 महीने। पहले लेह लद्दाख तक पहुंचना काफ़ी टास्क होता था, टफ होता था, लेकिन अब BRO वालों के कारण बिल्कुल इजी हो गया है। रोड में कहता हूँ फिलहाल तो मक्खन जैसी है। रोड मक्खन जैसा है जी। इन सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाई तो फिर क्या चलाई यार, एकदम मक्खन जैसा रोड। सड़कों की हालत बिल्कुल मक्खन जैसी है। इन सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाई तो फिर क्या चलाई यार। ओह माय गॉड, क्या व्यू है यार। ओह माय गुडनेस, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट, सुपर। क्या बात है यार, क्या बात है।